बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ बिलाखिर जो अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और रवा हफ्ते से मुराद मंडे से जो ऑनवर्ड है, बरोज़ मंगल को, जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इसकी सरबराही करेंगे। 5 रुकनी बेंच है जी। और ये नैब तरमीम का जो फैसला दिया था, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 3 रुकनी बेंच के हमरा दिया था। इसके अलावा दीगर 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जी हाँ, ये समाअत करेंगे। आपको याद है कि जी 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था और जिसमें नैब की 10 में से 9 शिकें जो कलअदम करार दे दी गई थी, क्योंकि इन शिकों की बदौलत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले थे। और अब निगरान हुकूमत इंतज़ार कर रही थी। जहन में रखिएगा, निगरान हुकूमत नैब की तरमीम, जिसमें पीपल्स पार्टी और जो नून लीग के दीगर जो जिसे कहते हैं ना बड़े रहनुमा जिनको रिलीफ मिले थे, जिनकी नैब की इंक्वायरियाँ बंद हुई थी, जी हाँ, उनके हवाले से वो इंक्वायरी जारी मतलब दोबारा खुली है। तो अब बाकायदा निगरान हुकूमत की तरफ से उनकी वजारत कानून इंतज़ार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, कि वो किसी तरह इंटैक्ट हो जाए। और आपको पता वो फुल कोर्ट बेंच था जिसने ये फैसला दे दिया था। और अब इंतज़ार के बाद, अब फुल कोर्ट के फैसले के बाद अपील की इजाज़त मिल गई और अब निगरान हुकूमत ने ये अपील दायर की थी और अब मंगल को ये बतौर समाअत मंजूर कर ली जाएगी। ये वो तरमीम थी जिसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट, जी हाँ, एक एनआरओ मिला था, जिसको कहा जाता है कि पार्लियामेंट की तरफ से ये एनआरओ खुद को ही दिया गया था। और नैब ने बहैसियत इदारा, जी हाँ, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के तमाम केसेस वापस ले लिए थे, क्योंकि मैंने बताया कि अब काम आगे। जी हाँ, इसहाक डार साहब को भी इन्हीं तरह इनके ऊपर रिलीफ मिला था जी। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी और इस फ़र्द जुर्म के बाद ही, जी हाँ, वो आयद होते होते ही वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा मकसूद चपड़ासी, पापड़ वाला और न जाने कौन कौन, जी हाँ, इन तमाम के रेफरेंसेस बंद हुए थे। और नैब तरमीम के बाद उसके बाद फिर उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला किया, अब उस फैसले के ऊपर अब मंगल से दोबारा, जी हाँ, अपील का हक मिला है जी। और दोबारा ये इंक्वायरियाँ खुली थी और अब इन इंक्वायरियों को दोबारा बंद करना है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है, जिससे मुतल्लिक़ ये गालिब इम्कान तो दायर किया जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, ये पीडीएम की हुकूमत की कॉन्टीन्यूटी है, वो इस केस को कैसे अप्लाई करती है। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने पेश करेंगे कि जी हमें नैब जो तरमीम है उसको इंटैक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इस फैसले के ऊपर दोबारा से नज़रसानी की जा सके। लेकिन साथ साथ रिलीफ के जो मामलात हैं वो किस तरह दूसरी तरफ बढ़े। एहतसाब अदालत ने जी आशियाना इकबाल रेफरेंस के हवाले से जी आज बाकायदा ज़बरदस्त किस्म की आज वकला ने दलाइल दिए जी, जिसमें शहबाज शरीफ और आहद चीमा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा है। और वकील के मुताबिक आशियाना इकबाल जो रेफरेंस है वो सियासी इंजीनियरिंग का अनोखा केस था। शहबाज शरीफ, आहद चीमा, फ़हद हसन फवाद को बदनीयती की बुनियाद पर जेल में डाला गया। ये कह रहे हैं जी वकील अमजद परवेज़ साहब, और जुमान को बरी करने की दरख्वास्त की जाती है। और सियासी मुखालफिन और नैब ने लफासी करते हुए अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, जो कि शहबाज शरीफ पे, आहद चीमा पर और फवाद हसन फवाद पर साबित नहीं हुआ। डीजी नैब ने टेलीविज़न पर आकर शहबाज शरीफ समेत दीगर पर इल्ज़ाम लगाए थे। और मजीद वकील अमजद परवेज़ साहब का कहना है कि गवाहान भी बता चुके कि डीजी नैब के कहने पर रेफरेंस बनाया था। चलिए, उन्होंने कहा मैंने ये बात मान लिया, मुझे सिर्फ ये बता दें उस वक्त डीजी नैब क्या मलेशिया से आए थे, अमेरिका से आए थे, बरतानिया से आए थे? मसला तो ये है, आज भी वही नैब है जो इन तमाम केसेस के ऊपर रिलीफ दे रही है और कल भी वही नैब थी जिन्होंने इन तमाम केसेस के ऊपर बाकायदा चलान और रेफरेंसेस पूरे तैयार किए थे। किसी को तो तख्ता मश्क बना दें, किसी को सज़ा दे दें, ताकि पता चले पाकिस्तान की आवाम के पैसे से कौन किस तरीके से खेला है। बहैसियत नैब इदारा खेला है या बहैसियत ये सियासतदान जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे और जिनके ऊपर बड़ी बड़ी तकरीरें न साथ सिर्फ की गई बल्कि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिनके ऊपर की गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से, तो वहाँ दूसरी तरफ यहाँ काम एहतसाब अदालत में यहाँ भी काम शुरू हो चुका है। उधर असद कैसर साहब ने एक बार फिर अपनी पोजीशन दुरुस्त की, लेकिन इस बार इमरान खान साहब से इजाज़त के हवाले से उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से इजाज़त मांगी है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा, फिर बताया कि हम खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा कल्चर है, किसी की फौतीदगी हो तो हम सब अफसोस करने के लिए जाते हैं। उन्होंने मामले को मज़ीद क्लियर किया, उन्होंने कहा JUI हमारी सियासी हरीफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की सबसे बड़ी क़ुव्वत है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म का कोई इत्तेहाद हो, हम अपने झंडे और अपने निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, यही ही नहीं, उन्होंने कहा किसी के अलायंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। रही बात इमरान खान साहब के झुकने की, उन्होंने कहा ना इमरान खान साहब झुके ना उनका कोई कारकुन किसी के सामने झुकेगा। और नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जब एयर वाई को बेसिकली वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब से मुतालिक उन्होंने ज़रूर कहा, उन्होंने कहा ये जनरल जलानी से लेकर आज तक नवाज शरीफ कभी डील के बगैर नहीं है। तो इसलिए ये गुमान भी बिल्कुल ख़त्म कर दे कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल डील के बगैर या सीधा सीधा अपने केसेस को फेस करने के लिए पाकिस्तान है। ये बाकायदा तौर पर लंदन प्लान और लंदन मुआहदे के तहत ये सारा काम हुआ है और वहाँ ये तमाम चीज़ें डिसाइड हुई कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाना है, किस तरीके से उनको अदालतों से रिलीफ दिलाना है और किस तरीके से उनके केसेस ख़त्म करवा के उनको प्राइम मिनिस्टर की मसनद के ऊपर बिठाना है। ये कहना असद कैसर साहब का जी। असद कैसर साहब जी इस वक्त वाहिद वो एक्टिव रहनुमा है मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान के बाद या अली मोहम्मद ख़ान से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसी सूरत के साथ लेकर आगे चल रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है नवाज़ शरीफ साहब को, पहली मरतबा सबको पता है। शफाफ इंतखाबात हुए तो नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल फारिग हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ वोटों से प्राइम मिनिस्टर बनेगा या बक्से भर कर लाए जाएंगे, ये सबको इस बात का अंदाज़ा है। और कोई भी इस किस्म की जमहूरियत और इस किस्म के सेटअप के दौरान आने वाले इलेक्शन को नहीं मानेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में तहरीकें चलेंगी। यानी अगर किसी को ये गुमान है कि नवाज शरीफ को इस तरह वापस लाया जाएगा और लाया गया और नवाज शरीफ के इस तरह के केसेस ख़त्म करने के बाद उनको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टरशिप उनको हाथ में दे दी जाएगी, उन्हें कहा नहीं, इस तरह के ना जमहूरियत को कोई मानता है और ना ही इस तरह के इलेक्शन को, बल्कि तहरीकें चलेंगी, मुल्क में अनारकी पैदा होगी और मीशत का मजीद बेड़ा गर्क होगा, ये तबाह होगी। ये कह रहे हैं असद कैसर साहब। लेकिन एक बड़ी अहम बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में की, उन्हें कहा दीगर सियासी जमातों से मुलाकातों के लिए सिफारशात इमरान खान को भिजवा दी है कि मौजूदा वक्त तकाजा करता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अपना एज आ सियासी जमात अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएँ और उसको ज़रा मजबूत करें। उन्होंने कहा इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर मुलाकातों के लिए सिफारशात हैं वो इमरान खान साहब को भेजी, जैसे उनकी इजाज़त मिलेगी तो वो मुलाकातें भी शुरू कर दी जाएगी। और वाकई ये वो मुलाकातें हैं जो बहुत लॉन्ग अवेटिंग है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर इंतज़ार किया जा रहा था। और उन्हें कहा मंजूरी मिल गई इमरान खान साहब से तो 1 पॉइंट एजेंडा होगा और वो 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात है। और मज़ीद असद कैसर साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। काकड़ साहब बजाते खुद निगरान वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद वो पार्टी बने हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। और रही बात, उनसे पूछा गया कि पार्टी के जो रहनुमा हैं जो छोड़ गए, उन्हें कहा किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है जो रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक के साथ ज्वाइन की है या छोड़ी है। उन्होंने कहा दरअसल उन्होंने छोड़ के दरअसल अपनी सियासत ही तबाह कर दी। आखिर में वो आम खबर जो रात को बड़ी ब्रेकिंग के तौर पर बाकायदा दी गई थी, उसकी कुछ तफसील मेरे सामने आई है। FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के जो समधी हैं और मरूफ कारोबारी शख्सियत है पंजाब के, जी हाँ, साबिर हमीद मिट्ठू, जी हाँ, उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। अल्फाज का ज़रा चुनाव देखें, आपको मज़ा आ जाएगा जी। क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस तरह दिया है कि साबिर इंतहाई मेहनती, मुहिब वतन, शफाफ और साफ़ सुथरा बिजनेसमैन है। उनकी शोहरत और नेक नामी से कुछ लोग हसद करते हैं। जी हाँ, जनरल बाजवा साहब के समधी साबिर मिट्ठू साहब को क्लियरेंस दी गई। हालांकि 6-7 रोज़ पहले ही मीडिया को ये खबर दी गई थी कि साबिर मिट्ठू के 19 अकाउंट हैं, जिनमें से 5 गैर मुल्की अकाउंट हैं और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अंदर है, जिसके मुतालिक गालिब गुमान ये दिया जा रहा था। और इस सिलसिले में FIA ने उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था। ना ही वो FIA के अंदर पेश हुए जी, और ना ही उन्होंने अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश किया है। बुखर गालिबन खुद दुबई में, लेकिन उससे पहले अहकामात इस तरीके से मिले, बल्कि यूँ कि डंडा इस तरीके से मिला कि उन्होंने बगैर मिट्ठू साहब को पहले इंक्वायरी के लिए बुलाया था, वो पहुँचे नहीं और पहुँचने से पहले उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया कि वो नहायत साबिर इंतहाई मेहनती, मुहिब वतन, साफ शफाफ किस्म के बिजनेसमैन है। तो इस तरह क्लीन चिट मिलती है जी। काश उनसे वो अरबों रुपए की जो ट्रांजैक्शन मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की उनके अकाउंट में थी, उनसे पूछा जा सकता कि सर आप इतने अमीर हुए तो ये कैसे अमीर हुए, इतने साफ़ और शफाफ और मेहनती हैं, शायद किसी और के भी पैसे उसके अंदर शामिल हो सकते हैं, क्या उन ट्रांजैक्शंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता। लेकिन बहरहाल FIA के से गलती से होगी कि उन्होंने उनको बुलाया। अगर वो उनको ना बुलाते तो शायद इतनी क्रिस्टल क्लियर क्लीन चिट FIA की तरफ से ना मिलती। ये उसी मुबहम तरीके से क्लीन चिट मिली है जिस मुबहम तरीके से उनको तलब किया था। अब ज़िंदगी भर के लिए पाकिस्तान में हर शख्स से मुतल्लिक को इंक्वायरी या बुलाया जा सकता है, कम अज़ कम साबिर मिट्ठू को नहीं बुलाया जा सकता। आपको लगता है तो फीडबैक में ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।